हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज से आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, आरंभ होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है बेहतरीन ढंग से। आइए पढ़ते हम लोग लाइफ प्रोसेस। देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ लिख दिए हैं, समझिए। लाइफ प्रोसेस होता क्या है आपको पता होना चाहिए ना, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये ऐसा फंक्शन, ऐसा बेसिक फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्या काम करता है, इस अर्थ पर ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को मेंटेन करने में मदद करता है। ये बहुत ही बेसिक फंक्शन है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हम नहीं रह पाएंगे, जिंदा मर जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, दैट इज अ लाइफ प्रोसेस। अब इसका लाइफ प्रोसेस में होता क्या, कौन सा बेसिक प्रोसेस है, व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो बेसिक फंक्शन, बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट अ ह्यूमन बीइंग्स, नॉट अ प्लांट, नॉट अ फंजाई, एल्गी, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। The basic function, the basic life process common to all living organisms are nutrition, respiration, transportation, excretion, control and coordination, reproduction। देखो अब ये जो तुम देख रहे हो, ये चार जो देख रहे हो, शुरू का 4 जो देख रहे हो, ये तुमको इस चैप्टर में कवर किया है ना भाई, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन जो है ना, अलग अलग चैप्टर में कवर किया गया है। ये तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें उससे नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें ये रिप्रोडक्शन किया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो है ये रिप्रोडक्शन का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके आप में चैप्टर है। तो हर चैप्टर को कवर किया गया है, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमको 4 को प्रोसेस इसमें देखना है, इसमें हमें 4 प्रोसेस देखना है। तो 4 प्रोसेस देखना है, तो इस दोनों का इस वीडियो में हम कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में कवर कर ले रहे हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, जिसमें हमको क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, उसमें पढ़ना है हार्ट के बारे में, ऑल अबाउट हार्ट। दिल कैसे धड़कता है, एकदम पूरा खोल के बताया जाएगा दिल को, मतलब हार्ट को ओपन करके बताया जाएगा कैसा प्रोसेस हो रहा है। इसके लिए हम रखे हैं सेकेंड वीडियो, इसमें बढ़िया से। और इसमें आपको बताया जाए किसके बारे में, किडनी के बारे में, है ना, नेफ्रॉन यूनिट जो होता है, इसके लिए हम थर्ड वीडियो बनाए आपके लिए, है ना। तो नाइट्रोजन एंड रेस्पिरेशन हम इस वीडियो में अभी कवर कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छा प्रोसेस है। हार्ट यहाँ पर मैकेनिज्म करता है, ब्लड को पंप करता है अप एंड डाउन। यहाँ पर है ब्लड, देखो यहाँ भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, कैसे यहाँ पे पंप हो रहा है, ब्लड का पंपिंग हो रहा है, हार्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या चीज़ का, ब्लड का। तो उसको हम यहाँ देख लेंगे। और एक्सक्रिएशन, रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का, अनडाइजेस्टेड फूड का, दैट इज एक्सक्रिएशन, किडनी करता है ना, किडनी, दैट इज इन थर्ड वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होनी चाहिए। आइए देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में हम कुछ पॉइंट एनसीईआरटी का लिख दिए हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आप नोट्स बना सकते हो, बना लो एक बेहतरीन ऐसा नोट्स, हमें नहीं लगता हो सकता है। हर बुक का एक अच्छा वर्ड आपका एहसान हो, या फिर सीरीजन हो, या फिर एनसीईआरटी हो, हर बुक को मिला करके एक अच्छा सा हम नोट्स निकालते हैं। और मिला लेना आप, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पर, बड़े बड़े क्लास पर आप जो विश्वास करते हो ना, वहाँ से मिला लेना। अगर उससे बेहतर ही निकलेगा, हर पॉइंट को कवर किया गया है, ठीक है। तो टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरह के न्यूट्रिशन हो सकते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता है क्या, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रोपिक हो सकते हैं। ऑटोट्रोपिक में आते हैं ग्रीन प्लांट्स, पता ही है आपको, ऑटोट्रोपिक में ग्रीन प्लांट जो खुद से खाना बनाए। और हेटेरोट्रोपिक जो किसी पर डिपेंड हो, जैसे हम लोग हैं, किसी पर डिपेंड है। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। इसमें मतलब किसी पर डिपेंड है, अब किस तरह डिपेंड है ना भाई। अब बता दें कि सेप्रोफाइटिक में भी हम लोग होलोजोइक हैं, और पैरासाइटिक, और सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वो जो दूसरे पर डिपेंड हो, डिपेंड तो दूसरे पर रहेगा ही, किस तरह डिपेंड रहेगा उसके, जैसे मच्छर, एक मच्छर को देख लो, वो पैरासाइट है। एक मच्छर जो आपको काटता है, मॉस्क्यूटो,
डंक जो करता है आपको मस्क्यूटो, वो एक पैरासाइट है। क्या करता है? वो हमें इफेक्ट करता है और अपना फ़ायदा लेता है, हमें इफेक्ट करता है। और ये सैप्रोफाइटिक क्या होता है? ये किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड तो रहेगा ही, ऐसा डिपेंड रहेगा डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, मतलब मरे हुए चीज़ पर डिपेंड रहेगा, जो मर गया है। अगर कोई इसमें क्या एग्जांपल आता है पता है? गोबर छत्ता सुना है ना, मशरूम, वो मशरूम में आते हैं ये सैप्रोफाइटिक में, सैप्रोट्रोपिक में, या सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रोपिक बोलो या फिर सैप्रोफाइटिक बोलो, बात एक ही है। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रोपिक बोलो या सैप्रोफाइटिक बोलो, ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अब हम आते हैं, सबको एक लाइन से देखते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे CO2 एंड वाटर, ये मेरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट क्या करता है भाई? ग्रीन प्लांट सनलाइट लेता है, ठीक है, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एनवायरनमेंट से, और क्लोरोफिल के मदद से क्या करता है? खाना बनाता है। और हम लोग क्या करते हैं? उस पौधा से खाना, उस पौधा को खाते हैं ना, उस पौधा को खा लेते हैं, उस पौधा के प्रोडक्ट को खाते हैं, उस पौधों को कभी खाते हैं। अरे भाई तुम अथी नहीं खाते हो, साग खाते हो ना, स्पीसीज, डेट इज ग्रीन प्लांट। सम बैक्टीरिया भी आते हैं। फूड इज ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कन्वर्ट कर दिए। CO2 और वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारे एनवायरनमेंट में था, ठीक है, वाटर हमारे सॉइल में था और CO2 हमारे एनवायरनमेंट में था। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं। वो क्या किया? फूड बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। फूड का है ग्लूकोज, लाइक ग्लूकोज। फूड इज ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक हो गया। हम हेटेरोट्रोपिक बात है, और हेटेरोट्रोपिक में तीनों को आपको बताते विद एग्जाम्पल। इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हम कहेंगे कॉपी पर लिखो, इससे बेहतरीन नोट्स इस कॉम्प्लेक्स चैप्टर के लिए नहीं हो सकता। जितना बार पढ़ोगे उतना बार कम आपको कन्फ्यूज़न ही आएगा, क्या पढ़ूँ, क्या इंपॉर्टेंट है। इससे बेहतर है कि आप जिस तरह समझ रहे हैं आप नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपके पास क्या है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है हेटेरोट्रोपिक? किसी पर डिपेंड होगा। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द एबिलिटी to synthesize their own food, do not have the ability to synthesize their own food, मतलब इसके पास एबिलिटी नहीं है सिंथेसाइज करने की। जिस तरह ऑटोट्रोपिक में एबिलिटी था कि वो क्या कर रहा था? इन्वायरमेंट के सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके अपना फूड बना रहा था। इसके पास वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी नहीं है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ग्रीन प्लांट एंड द अदर एनिमल्स, दैट इज ह्यूमन बींग्स एंड फंज है। इसमें आते हैं हेटेरोट्रोपिक में, जैसा कि हम बताया आपको कि सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। तो हम देखिए कि पहले सैप्रोफाइटिक कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? द न्यूट्रिशन इन विच ऑन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। बताया जैसा आपको हम कि इसमें क्या आता है? मशरूम। इसमें कौन सा क्या चीज़ आता है? मशरूम, गोबर का छत्ता, ईस्ट, ब्रेड मॉल्ड्स, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं जो क्या होता है? सड़े गले हुए चीज़ पर जाके जम जाता है, अपना घर बसा लेता है। अब जैसे हम कोई पेड़ को काट दिए, ये सूख गया, सड़ गया, उस सड़े हुए चीज़ पर क्या होगा? मशरूम निकल जाएगा, ब्रेड मॉल्ड्स, ईस्ट निकल जाएगा, कुछ बैक्टीरिया जम जाएंगे। तो ये क्या अपना भोजन जो लेता है वो डेड एंड डिकेइंग, याद रखिएगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को आप कहिएगा एन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, इट ब्रेक्स द फूड आउटसाइड द बॉडी। अपने फूड को आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक कर दिया होता है ना, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब ये देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? वो किसी पर डिपेंड तो होगा ही, क्योंकि किसके अंदर में आ रहा है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर में आ रहा है। तो किस तरह डिपेंड होगा? तो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डेराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट विदाउट किलिंग इट। इसमें क्या करेगा भाई? उस पर तो डिपेंड होगा लेकिन उसको मारेगा नहीं,
अब इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके पास है मच्छर। मतलब देखो, अगर आपको एक क्या किया, मच्छर ने डंक किया, अगर किसी मॉस्क्यूटो ने अगर आपको डंक किया तो आपको मारा नहीं, आपसे वो ब्लड ले लिया, थोड़ा सा ब्लड ले लिया अपने फूड के तौर पे, आपसे कुछ ब्लड ले लिया। तो आप क्या हैं, आप एक होस्ट हैं। किसका होस्ट है? उस मच्छर का आप एक होस्ट हैं। ये कौन है? पैरासाइट है, ठीक है। तो मच्छर ने आपको काटा तो वो पैरासाइट है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किया उसने, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आप क्या है? होस्ट हैं, उसका होस्ट हैं। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। वैसा ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करता है फूड, जो उसको कहते हैं पैरासाइट। तो किसने फूड ऑब्टेन किया? मच्छर ने, मॉस्क्यूटो ने। तो पैरासाइट वो है। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज फूड बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड होस्ट। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिससे, फ्रॉम विच, जिससे बॉडी का फूड लिया जाए, उसको कहते क्या? होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप पैरासाइट और होस्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पैरासाइट कौन है, होस्ट क्या है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिशन तो लेगा दूसरे ही ऑर्गेनिज्म से, बट क्या करने वाला है, उसको मारने नहीं वाला है, उसको नहीं मारेगा। क्या आपको मार देता है? नहीं, हमें तो नहीं मारता है, ठीक है। अ फ्यू प्लांट जैसे कस्कूटा अमरवेल है, वो एक पैरासाइट है जो किसी दूसरे प्लांट पर लटका हुआ होता है। प्लाज्मोडियम डैट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन्स। प्लाज्मोडियम एक मस्क्यूटो है जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में। और राउंडवर्म, अर्थवर्म, टिक्स, लीचेस, लीस, ये सारे जो हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। एक ये कस्कूटा का, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि कस्कूटा एक क्या है, प्लांट है जो दूसरे प्लांट पर लटका हुआ है। देखो, ये न्यूट्रिशन उससे ले रहा है विदाउट किलिंग इट, ठीक है, समझ आ गया, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पर। ये आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन लास्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा भाई, इसमें हम लोग आते हैं। इसमें क्या होने वाला है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी पौधा को के प्रोडक्ट को या पौधा को ही खा जाते हैं, है ना। तो खा जाते हैं तो क्या करते हैं, वो सॉलिड है ना भाई, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम खाते हैं ना। तो द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द फूड, सॉलिड फूड एंड ब्रेक्स डाउन इनसाइड द बॉडी। सॉलिड फूड को खाने वाला है। अब चलो तुमको हम बताते हैं डिफरेंस। तुम तीनों में तो आई थिंक तुम कंफ्यूज हो रहे होगे। पहले हम सैप्रोफाइटिक पढ़े, दूसरा पैरासाइटिक पढ़े, अभी जो पढ़ रहे हो वो होलोजोइक। देखो पहला तुम देखिए सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रोपिक, ठीक है। सैप्रोट्रोपिक क्या था, ये डिपेंड तो होगा, ठीक है, डिपेंड होगा, किस पर डिपेंड होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, डेड एंड फिर क्या पढ़े तुम पैरासाइटिक। इसमें क्या पढ़े कि भाई डिपेंड तो होगा लेकिन विदाउट किलिंग इट, टेक न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग इट। फिर आप पढ़ रहे हो अभी होलोजोइक। होलोजोइक में क्या पढ़ रहे हो कि टेक करेगा कौन सा फूड, कॉम्प्लेक्स फूड, टेक करेगा कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेस्ट करेगा इनसाइड, एंड डाइजेस्ट ठीक है। तो पैरासाइटिक में तुम क्या किए, पैरासाइटिक में डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड हुए, डिपेंड तो हो रहे हो तीनों में, लेकिन कहाँ पे डिपेंड हुए, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड हुए। पैरासाइटिक में क्या किया, सैप्रोफाइटिक में डेड एंड डिकेइंग पर मैटर डिपेंड हुए। पैरासाइटिक में क्या है, नाइट्रोजन टेक विदाउट किलिंग इन,
जिसमें मच्छर हमको काटता है, वो एग्जाम्पल है पैरासाइटिक वाला, पैरासाइट एंड होस्ट। आई एम ए होस्ट एंड मस्क्यूटो इज अ पैरासाइट, टेक नाइट्रोजन विदाउट किलिंग इट। और होलोजोइक में क्या किया, फूड ऐसा हम लोग जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, डाइजेस्ट जो कर रहे हैं, इनसाइड कर रहे हैं। अब याद करो कहाँ पे आउटसाइड हो रहा था, बताओ आउटसाइड डाइजेशन कहाँ हो रहा था फूड का, यहाँ पर सैप्रोफाइटिक में, बाहरी डाइजेशन हो जाता है, इतना सर ज़्यादा डाइजेशन लगभग बाहर कर लेता था। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। अब हम आते हैं, ये तो हो गया कि टाइप ऑफ नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसे टाइप ऑफ नाइट्रोजन, ऑटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक में 3 तरह के, कौन कौन से, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब हम बात करने वाले अपने मुद्दे पर आते हैं। कौन सा मुद्दा है भाई, प्लांट और एनिमल नाइट्रोजन पढ़ेंगे, बात तो यही करना है। नाइट्रोजन पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल, एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे, प्लांट एनिमल, दैट्स इट। तो हम अब आते हैं आपके टॉपिक पर जो है नाइट्रोजन इन प्लांट। प्लांट में नाइट्रोजन देख ले रहे हैं, ठीक है, फिर हम एनिमल में देखेंगे। आइए देखते हैं प्लांट नाइट्रोजन। You can see nitrogen in plants. Nitrogen in plants, there is a one process which is photosynthesis. Mainly photosynthesis process is happened in the plant, and plant make food by using some raw materials like water from root, carbon dioxide from atmosphere, and some energy from sunlight. And these raw material used by green plants and make food and stored in the form of starch for further useful. As you can see, green plants are autotrophic. मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉपिक क्या होती है, वैसे पौधा, वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाए। और उसमें एक ग्रीन प्लांट सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, इन ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके, इन ऑर्गेनिक चीज़ बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, तो इन ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके एक ऑर्गेनिक चीज़ों में जो कि ग्लूकोज है कन्वर्ट करता है, डेट इज ऑटोट्रोपिक। तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक एंड सिंथेसाइज दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या करता है, अपने फूड को, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके फूड बनाता है खुद। ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन CO2 वाटर एंड कन्वर्ट्स दीज इनटू ग्लूकोज। ये इसको हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक चीज़ों को इट कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आप देख सकते हैं ये ग्रीन प्लांट्स है, ये क्या है, एक ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, वाटर रूट से लिया, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, है ना, ग्लूकोज बना दिया। क्या, किसके प्रेजेंस में, एनर्जी को लेकर के। यहाँ पे सनलाइट से एनर्जी लिया गया है, और ये जो ग्लूकोज यूज हो गया बॉडी को, ठीक है, जो ज़रूरत है, जितना न्यूट्रिएंट ज़रूरत है सभी प्लांट में डिवाइड हो गया। जो ज़रूरत नहीं है उसको एक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है, स्टोर्ड फूड। सेम इन ह्यूमन बींग्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है फूड को। इन द सेम वे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है ग्लूकोज को, ठीक है, ग्रीन लीफ में। इतना आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। कुछ तो रॉ मटेरियल होंगे। अब हम जैसे कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री अगर हम सेटअप करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोस्ट एसेंशियल थिंग, है ना। प्रॉपर्टी, वहाँ के टैक्स भी बहुत मायने रखते हैं कि गवर्नमेंट से टैक्स कितना लेगी। तो ये सब रॉ मटेरियल जो कि एसेंशियल है टू सेटअप द कंपनी, सेटअप द बिजनेस इन एनीवेयर। Okay, so in the same way there is a need of some raw material to make the food by the process of photosynthesis. Now I will come to the point, the process, the raw material, what the raw material used in the process of photosynthesis, and experimentally we prove that why it is essential and why it is not essential. Okay, so let's see. देखो जैसा कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं
कि कौन कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज किया गया है ना। तो सबसे पहले सनलाइट, ओके, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट कहाँ से? बाय नेचर सनलाइट को यूज किया जाता है। सनलाइट क्यों यूज किया जाता है? सनलाइट यूज किया जाता है फॉर एनर्जी पर्पस, एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। ये सनलाइट को ट्रैप कौन करता है? ये सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी कौन लाता है? ये क्लोरोफिल जो है ना, ये क्लोरोफिल ट्रैप करता है। इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है एंड सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज अ क्लोरोफिल, ओके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीव लेता है कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से लेता है? रूट से लेता है। आइए अब हम एक एक करके एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि सनलाइट अगर नहीं हो तो क्या फर्क पड़ सकता है प्लांट पे और कितना एसेंशियल है। Just it proves that how much it is important for the plant photosynthesis process. Sunlight is actually essential or not? Water is essential or not? क्लोरोफिल इज एसेंशियल और नॉट। सो ये तीनों एक्सपेरिमेंट को हम देखने वाले हैं, अनप्रूव करने वाले हैं कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस तीनों के अब्सेंस में एंड इसका व्हाट इज एसेंशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट, ओके। सो वॉच दिस वीडियो एट द एंड, ओके। सो एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले, फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट you have to study you have to de-starch the leaves. De-starch means स्टार्च जो होता है स्टोर्ड फूड, हम क्या बताया स्टार्च के बारे में? स्टोर्ड फूड को ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब इसको ख़त्म कैसे करना पड़ेगा कि आपको उसको सनलाइट में नहीं रखो, 2 से 3 दिन सनलाइट में नहीं रखो तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा। तो खाना नहीं बनाया तो क्या होगा? वो अपना स्टोर जो किया हुआ था फूड उससे 2-3 दिन तक लीव करेगा, ठीक है, वो जिंदा रहेगा। और 3rd डे 4th डे क्या होगा? उसका डिस्टार्च हो जाएगा, पूरा स्टार्च खत्म हो जाएगा, वो डेड की ओर जाने लगेगा, मतलब वो मुरझा जाएगा, है ना। विल डिस्टार्च द लीव्स ऑफ ए प्लांट बिफोर स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। अब कहोगे क्या डिस्टार्च हम क्यों कर रहे हैं? डिस्टार्च हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको पता चले कि देखो इसमें ये अभी कोई चीज़ नहीं है उसके पास, ना स्टोर्ड फूड है ना कुछ है, तो उसको हम सीधा करने वाले हैं। डिस्टार्च किए, फिर उसको हम सनलाइट देंगे तो पता चलेगा देखो ये हो रहा है, फिर तो इसको हम क्लोरोफिल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको वाटर देंगे, इससे पता चलेगा कि देखो जैसे जैसे हम जो चीज़ दे रहे हैं वो अपना रिस्पॉन्स दिखा रहा है ना। तो हम पहले सबसे पहले तीनों एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हम डिस्टार्च कर लेंगे, है ना। डिस्टार्च द लीव्स ऑफ ए प्लांट। तो डिस्टार्च करने का हम यही करेंगे कि टू प्लेस इन अ रूम अप्रॉक्स 2 or 3 days where sunlight is not available, where sunlight is not available। समझा बात? जहाँ पे सनलाइट क्या हो अवेलेबल नहीं हो वहाँ पे रख देंगे, डिस्टार्च हो जाएगा। मतलब जो स्टार्च वो स्टोर्ड किया हुआ था, स्टोर्ड फूड दैट इज स्टार्च, तो स्टोर्ड जो फूड किया था वो भी यूज कर लेगा, है ना। जब वो खाना नहीं बना पाएगा तो हम लोग ग्लाइकोजन जो स्टोर करते हैं, जब वो हमको सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सनलाइट का एक्सपेरिमेंट। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, वो करना है। फिगर आपको दिखाएंगे बुक का और समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 5 स्टेप का प्रोसेस है जो कि हम आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं, ओके। सो सबसे पहले करना क्या है? टेक अ पोटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लीव्स, ओके। ये 5 पॉइंट लिख देना है, ये सफिशिएंट है अगर आपके एग्जाम में एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ओके। तो सबसे पहले करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पोटेड प्लांट हैविंग अ ग्रीन लीव्स, जिसके पास ग्रीन लीव्स हो। पोटेड प्लांट्स मीन्स कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? पोटेड प्लांट होता है क्या है? पॉट मानते हो, जानते हैं पोट मतलब बर्तन में, पोटेड प्लांट किसी बर्तन वाले में पोटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लीव्स सबसे पहले ले लेना है। कवर्ड पार्ट ऑफ लीव विद एल्युमिनियम फॉल एंड प्लेस इन सनलाइट फॉर 4 days, ठीक है।
और 4 दिनों के लिए उसको क्या करना है, सनलाइट में रख देना है। उससे पहले क्या करना है, ये जैसे लीव्स है ना भाई, देखो ये लीव्स है, लीव्स है, इसको करना क्या है, एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देना है। ये कुछ पार्ट को एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देना है, ऐसे करके इसको कवर कर देना है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल से कुछ पार्ट को कवर कर देना है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ये बुक का फिगर है। एक गमले वाले प्लांट को लिया गया जिसको एल्युमिनियम फॉयल से कुछ एक लीफ को पहले सेलेक्ट किया गया है ना, और उस लीफ के कुछ पार्ट को एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दिया गया। एल्युमिनियम फॉयल से कवर करने के बाद ये हुआ, फोटो से मतलब सनलाइट में देने के बाद उस पार्ट में ना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। ओके, उस पार्ट में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाया। फिर क्या करना, आफ्टर 4 डेज, 4 दिनों तक उसमें सनलाइट में रखने के बाद वी प्लग द सेम लीफ, उस लीफ को प्लग कर लेना है, तोड़ लेना है। ओके, उस लीफ को तोड़ लेना है थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, लीफ इज बॉइल्ड अंडर अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। इसका उस लीफ को भाई सबसे पहले हम क्या किए, पोटेड प्लांट को लिए। सेकंड स्टेप में किया कि उसको हम एल्युमिनियम फॉयल से कुछ प्लांट को, कुछ उस लीफ के पार्ट को कवर कर दिए। फिर फोर्थ 4 दिनों के बाद, सनलाइट में रखने 4 दिनों के बाद उसको प्लग किए और उसको बॉयल कर दिए अल्कोहल में। इज बॉइल्ड अंडर बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अल्कोहल में बॉयल करने से ये हुआ, अब कहोगे अल्कोहल में बॉयल करने का क्या कारण था, अल्कोहल इज यूज टू रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ। अल्कोहल में बॉयल करने से ये हुआ कि क्लोरोफिल उसमें से चला गया, हट गया, समझ रहे हो, क्लोरोफिल खत्म हो गया। स्टेप 5 में क्या है कि नाउ वी गेट अ लीफ विदाउट क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल से जब हम इसको बॉयल कर दिए क्लोरोफिल सॉल्यूशन में, तो विदाउट क्लोरोफिल मिल रहा है। अब देन हम क्या किए, दिस विल गो फॉर आयोडीन टेस्ट। फिर उसको हम आयोडीन टेस्ट के लिए ले गए। अब हमको आयोडीन टेस्ट हमको बताएगा कि भाई कौन सा ग्रीन है और कौन सा ब्लैक है। आयोडीन टेस्ट में हमको पता चलेगा कि कौन सा ब्लैक पार्ट रह गया, कौन सा ग्रीन पार्ट रह गया। अब जो ग्रीन पार्ट है वो क्या किया, जब हम सनलाइट में रखे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाया। जिसको हम सनलाइट में मतलब जिसको हम कवर कर दिए थे एल्युमिनियम फॉयल से, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाया। इट मीन्स सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इट प्रूव्स। ओके, सो अब हम जाएंगे आयोडीन टेस्ट के लिए, और अब आयोडीन टेस्ट का कंक्लूजन लिखते हैं हम। और यही 5 स्टेप आपको रखना है कि सनलाइट वाई एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो अब हम जा रहे हैं आयोडीन टेस्ट के लिए। Let's see. Now we get a conclusion that after iodine test, okay, the part of leaf which was uncovered, as we know, we covered the part of leaf by the aluminum foil, and one part is covered and one part is uncovered. So the part of leaf which was uncovered, जो पार्ट अनकवर्ड था, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ 4 दिन सनलाइट में रखने के बाद, उसमें क्या हुआ, I2 मतलब आयोडीन टेस्ट हो पाया। और आयोडीन टेस्ट हुआ तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। समझ रहे हो तुम, मतलब जो अनकवर्ड पार्ट था जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, ग्रीन पार्ट था, ठीक है, वो क्या हुआ, ग्रीन पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ। ओके, ये क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ। बट कवर्ड पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाया सनलाइट में रखने के बाद, जिसमें हम 4 दिन सनलाइट में रखे हुए थे 4 डेज, वो कवर्ड पार्ट में क्या हुआ, डू नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि चूंकि सिंस कवर्ड पार्ट कुड नॉट डू फोटोसिंथेसिस टू मेक स्टार्च, क्योंकि वो जो कवर्ड पार्ट था वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं किया, इसीलिए इसमें स्टार्च नहीं था। बट कवर्ड पार्ट कुड डू फोटोसिंथेसिस टू मेक ए स्टार्च एंड स्टार्च। ओके, फॉर मतलब स्टार्च बनाया कौन, अनकवर्ड पार्ट। ओके, क्योंकि वो अनकवर्ड था, फोटोसिंथेसिस हुआ, वहां पर सनलाइट मिला और लास्ट में क्या हुआ, स्टार्च रिएक्ट विद I2 टू मेक ब्लू ब्लैक। इसीलिए एट लास्ट क्या हुआ, स्टार्च जो है ना रिएक्ट किया क्या चीज़ से, आयोडीन से। स्टार्च क्या किया, आयोडीन से रिएक्ट किया और ब्लू ब्लैक कलर दिया। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जो कवर्ड
कवर्ड पार्ट था उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाया, क्योंकि एल्युमिनियम फॉल से कवर किया था, अनकवर्ड में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। हेंस लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। चूंकि फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट नहीं पड़ा तो स्टार्च नहीं बना, ओके, स्टार्च नहीं बना तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो लाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, इट प्रूव्ड, ओके। सो इतना स्टेप अगर आप लिख दे तो एग्जाम पूछा था एक्सपेरिमेंट में तो सफिशिएंट है, सफिशिएंट बहुत फुल मार्क्स आपको मिलेंगे ये। और बहुत ही इजी वे है, बुक में एक दो पेज में दिया हुआ है, इससे आपको कोई पढ़ना नहीं है। आप 5 स्टेप फॉलो करो, ये कंक्लूजन लिखो, दैट्स इट, ओके। तो हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने जा रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। सो इससे पहले हमको एक लीफ के बारे में जानना पड़ेगा, वर्जिगेटेड लीफ। वर्जिगेटेड लीफ का मतलब ये है कि ऐसा लीफ जिसमें कुछ पार्ट तो ग्रीन हो और कुछ पार्ट नॉन ग्रीन हो, डेट इज़ नॉन ग्रीन मीन्स वाइट हो, ग्रीन के अलावा दूसरा कलर हो कोई, डेट इज़ वर्जिगेटेड लीव्स, ठीक है, वर्जिगेटेड लीफ, ओके। उसमें क्रोटॉन एक यूज़ किया जाता है, क्योंकि मनी प्लांट के नाम से जानते हैं हम लोग, और लोकस जानते हैं, ओके। तो ये वर्जिगेटेड लीव्स लेने वाले हैं हम इसमें। वर्जिगेटेड लीव्स कहे तो जैसे हम स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें इसका, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। 1 मिनट देख भी रहे हो फिगर में, बुक में आपका ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है। ये मैं आपको बोर्ड पर भी बना दिया हूँ कि कुछ पार्ट नॉन ग्रीन है और कुछ पार्ट ग्रीन है, वर्जिगेटेड लीव्स, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम कौन सा लीफ लेने वाले हैं, वैसा प्लांट लेंगे जिसका लीफ वर्जिगेटेड हो, कुछ पार्ट ग्रीन हो, कुछ मतलब चितकबरा जैसा कलर नहीं होता है कि कुछ ग्रीन पार्ट्स हैं कुछ नॉन ग्रीन है, कुछ ऐसा है। तो हम क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में ही क्लोरोफिल एग्जिस्ट करता है, ओके। ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल होता है, तो ग्रीन अगर नॉन ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है, ओके। तो हम इसमें कौन सा लीफ यूज़ करने वाले हैं, कौन सा प्लांट, वर्जिगेटेड प्लांट यूज़ करने वाले, जिसका लीफ क्या होगा, वर्जिगेटेड लीव्स होगा, ओके। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ भी 5 स्टेप फॉलो किया गया है। 5 स्टेप लिखो फिर कंक्लूजन पाओ, ठीक है। पहले स्टेप में सेम उसी तरह वही करना है कि पहले एक पॉटेड प्लांट लेना है, एक पॉट में जो कि आप गमला में लगाए हो वैसा प्लांट लेना है। उसमें एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वर्जिगेटेड लीफ वाला लेना है, ठीक है, जैसा कि आपको हम पहले बताया भी। और यहाँ पर ये फिगर हो गया, ये कौन सा पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है भैया, ये ग्रीन पार्ट है। समझ रहा है बात। तो सबसे पहले क्या करना है, टेक अ पोटेड प्लांट विद वर्जिगेटेड लीव्स। सेकंड स्टेप में करना क्या, टेक द प्लांट विद डार्क रूम फॉर 3 डेज। एक डार्क रूम में 3 दिनों के लिए उस पौधा को रख देना, उस प्लांट को 3 दिनों के लिए उस डार्क रूम में रख देना है, ओके। थर्ड स्टेप में कीप इट इन ब्राइट सनलाइट फॉर 3 और 4 डेज। उसके बाद उसको ब्राइट सनलाइट में रखना है 3 और 4 डेज़ के लिए। क्या करना है, 3 और 4 डेज़ के लिए ब्राइट सनलाइट में रखना है। ब्राइट सनलाइट में रखने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, है ना। क्लोरोफिल को यूज करके वो खाना बना लेगा अपना। 3 दिनों के लिए रखे। स्टेप 4 में करेंगे क्या, नाउ बॉयल इट इन अल्कोहल, बॉयल इट इन अल्कोहल सो डैट रिमूव इट्स क्लोरोफिल, रिमूव इट्स क्लोरोफिल। इसको बॉयल करना क्या है, अल्कोहल में बॉयल करना है ताकि उसका क्लोरोफिल निकल जाए। ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होंगे, वो क्लोरोफिल भी रिमूव हो जाएगा। फिर क्या करना है, पोर आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द कलरलेस लीफ। और क्या करना है, कलरलेस लीफ पे, जहाँ पे कलर ग्रीन कलर नहीं है, कलरलेस लीफ पे, कलरलेस हो गया होगा, यस। अगर हम आयोडीन से हम इसको रिएक्ट कराते हैं, मतलब ये अल्कोहल से, तो क्लोरोफिल पार्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्लोरोफिल रिमूव होगा, क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन था, क्लोरोफिल अगर रिमूव होगा तो नॉन ग्रीन पार्ट होगा। फिर पोर करना है आयोडीन सॉल्यूशन को ओवर द कलरलेस लीफ। वो आयोडीन सॉल्यूशन हमको कंक्लूजन देगा, उसमें भी आयोडीन सॉल्यूशन हमारा टेस्ट दिया था कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। अब देखिए किस तरह ये क्लोरोफिल इज एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। आइए ये देखो, क्लोरोप्लास्ट में क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने वाला है। क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ, कोई पूछे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोप्लास्ट में क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक सेल कौन सा है, मीजोफिल सेल। कौन से सेल में होने वाला है, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होने वाला है, ओके। और ये आपका क्या है, गार्ड सेल है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा तो क्या होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो करेगा वो गार्ड सेल करेगा, ओके। ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने वाला है गार्ड सेल। गार्ड सेल
ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा। ओके, ये क्लोरोफिल क्या करेगा, ट्रैप करेगा क्या चीज को, ही एनर्जी को ट्रैप करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेगा। ओके, एंड ये अगर ये जो आपको दिख रहा है वो ओपन स्टोमाटा है, ठीक है। ये जो बीच में ये पोर है, इस पोर को क्या कहते हैं, ये पोर है, इस पोर को क्या कहते हैं, स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर, ये पोर है। यहीं पर क्या होने वाला है, ट्रैप किया जा रहा है क्या चीज़ को, इसके अंदर क्लोरोफिल है जो ट्रैप कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट एनर्जी को। ये क्या है, ओपन स्टोमाटा है, ठीक है। क्यों है ओपन स्टोमाटा, क्योंकि गार्ड सेल अभी ओपन में है, खुला हुआ है। अब खुलने और ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है क्या चीज़ का, गार्ड सेल का, मतलब स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज होता है, स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, गार्ड सेल जब श्रिंक करेगा, व्हेन गार्ड सेल श्रिंक, व्हेन वाटर, व्हेन ऐसा बोल सकते हैं कि श्रिंक कब करेगा, व्हेन वाटर फ्लो करेगा, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, इनटू द गार्ड सेल, इट श्रिंक, स्वेल करेगा, फूल जाएगा, इट स्वेल करेगा। देन इट व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, इट when water flows into the guard cell it swell and stomata open, and stomata will open, and stomata will open। सेकेंड में क्या होगा, when water release from the guard cell, it shrink and stomata will close। समझे बात को, कि ये मैकेनिज्म याद रखना होगा आपको। आपके बुक में दिया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, तो स्टोमाटा व्हेन गार्ड सेल डिसाइड करता है स्टोमाटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा। तो जब गार्ड सेल में वाटर फ्लो करेगा, गार्ड सेल जब फूलेगा तो क्या होगा, स्वेल करेगा, फूलेगा तो ओपन होगा। ओके, ओपन होगा। और जब श्रिंक करेगा तब क्या होगा, क्लोज होगा। अब देखो ये अभी जो है ये स्वेल किया हुआ है, मतलब फूला हुआ है, स्वेल है। जब श्रिंक करेगा, है ना, जब श्रिंक करेगा, सुकड़ेगा तो दुनिया चिपक जाएगा। अब बताओ, एक बैलून दो बैलून को फुलाओ, देखो फुलाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये गैप बढ़ गया, है ना। और जब श्रिंक किया तो कुछ ऐसा, मतलब ये लेंथ जो है ना पूरा चिपक गया। समझ रहे हो बात। तो दो बैलून को अगर लो, दो बैलून ऐसा बैलून है, ठीक है, ऐसा बैलून है, ठीक है। जब श्रिंक किया तो चिपका हुआ है, दोनों चिपका हुआ है, श्रिंक है ना, दोनों चिपका हुआ है। जब स्वेल किया तो कुछ ऐसा बन गया, मतलब स्ट्रक्चर कुछ देखो खुल गया। समझ रहे हो बात, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो स्वेल करेगा तो क्या होगा, स्वेल करेगा तो ओपन होगा, एंड श्रिंक करेगा तो क्लोज होगा। रहेगा याद। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया, एटमॉस्फेयर से लिया। वाटर कहाँ से लेगा, वाटर फ्रॉम सॉइल। वाटर कहाँ से लेगा, वाटर जो लेगा फ्रॉम द सॉइल लेगा, फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा लेगा। ठीक है, चलो नोट कर लिए। अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन एनिमल्स। अब एनिमल तीन तरह के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड
एंड ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स किसको कहते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी, जो मांस मतलब मांस नहीं खाते हैं, ओके। जो प्लांट के प्रोडक्ट पर, प्लांट को, जो प्लांट ईटर्स उसको कहते हैं एनिमल ईटर, इसको प्लांट एज वेल एज एनिमल ईटर। हर्बीवोर्स, दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, दैट इज गोट, काउ, दैट इज प्लांट ईटर, ठीक है। वो एनिमल को नहीं खाएगा, ठीक है, ये एनिमल को नहीं खाते, इसीलिए हम इसको प्लांट ईटर कहते हैं। कार्निवोर्स किसको कहते हैं? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, लायन, टाइगर, वो घास नहीं खाएगा। अब लायन को अगर तुम शेर को जाके घास दो, कोई प्लांट का लीफ दो, कोई सब्जी दो, वेजिटेबल्स दो, वो नहीं खाएगा, वो एनिमल, अदर एनिमल्स को खाएंगे। तो ये क्या होंगे? एनिमल ईटर होंगे। हम लोग इसमें आते हैं कौन? ओमनीवोरस, जो कि हम लोग प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। अब तुम्हारा एक एक्सेप्शन होगा कि भाई ये बताइए कि जो लोग एनिमल को नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, गोट नहीं खाते हैं, है ना, मीट नहीं खाते हैं, क्या वो लोग हर्बीवोर्स में आ सकते हैं? नहीं, नहीं आ सकते हैं। क्या वो मिल्क नहीं खाते हैं? हाँ, मिल्क खाते हैं, तो वो एनिमल का तो प्रोडक्ट है ना, एनिमल का तो प्रोडक्ट है, तो एनिमल का प्रोडक्ट खा रहे हैं, है ना। तो हम कहेंगे प्लांट एज वेल एज एनिमल ईटर। तो मैन क्या चीज में आता है? मतलब आदमी, हम लोग ह्यूमन बींग्स आते हैं ओमनीवोर्स में। दोज एनिमल विच ईट बोथ मैन, क्रो, मतलब बोथ दोनों चीज़ को खाएगा, क्या चीज़ को? प्लांट को और एनिमल को। मैन, क्रो, गोट, डॉग हो सकते हैं, ठीक है। इतना याद रखिए, ये प्लांट ईटर है, ये एनिमल ईटर है, और ये प्लांट एज वेल एज एनिमल ईटर है। डेट्स इट। अब हम चलते हैं कि न्यूट्रिशन जो पढ़ेंगे, तो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन का कौन कौन सा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन जो लेंगे कौन कौन सा सब पहले प्रोसेस है? तो इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सक्रिएशन होगा, ठीक है। तो इतने प्रोसेस 6 स्टेप हैं। उसके बाद हम न्यूट्रिशन हम ले पाते हैं, अपने बर्ड सेल को दे पाते हैं न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले इंजेक्शन होगा, इनटेक ऑफ फूड, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सक्रिएशन होगा, एसिमिलेशन होगा। सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको हम बताने जा रहे हैं। आप देखिए, ये सबसे पहले हम बता दिए कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन लेने एनिमल्स, ओके। और न्यूट्रिशन जो देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में देखना है, अमीबा में देखना है, ठीक है, प्लांट में भी देखना है, तो बने रहिए। देखिए ये स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सा? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। लाइक इंजेक्शन का मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ओके। एब्जॉर्प्शन का मतलब एनर्जी रिकवर्ड बाय द ब्रेकिंग फूड, एसिमिलेशन यूज्ड एनर्जी, इंजेक्शन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो आप लिख लो उसको, नोट्स में अच्छे से लिख लो कि इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड, intake of food, फिर डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड goes into the blood stream, फिर एसिमिलेशन में ब्लड यूज्ड फॉर एनर्जी, एंड इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। इसको नोट करो। अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इज अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, फिर हम रिस्पायरेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। इतना आप नोट करो। फिर हम आते हैं न्यूट्रिशन अमीबा। अब अमीबा जो न्यूट्रिशन होता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। वो स्यूडोपोडिया अपना
हाथ जैसा फैलाता है, एकदम कैप्चर कर लिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है, फैगोसाइटोसिस होता है, मतलब सेल को खा जाता है, कैप्चर। यहाँ पर देख सकते हो अमीबा का हम नाइट्रोजन हम पूरा लिख दिए हैं कि नाइट्रोजन अमीबा क्या होता है। सबसे पहले अमीबा में नाइट्रोजन किस तरह का होता है, तो द मोड ऑफ नाइट्रोजन अमीबा इज होलोजोइक। होलोजोइक होता है मीन्स किसी को खा जाना, मतलब किसी को निगल जाता है ना, होलोजोइक होता है, होलोजोइक याद रखना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। प्रोसेसिंग फूड को वो जो लेता है अमीबा, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है सेल फीडिंग, मतलब सेल को फीड कर जाता है, निगल जाता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल को निगलना, सेल को निगलना, किसी भी छोटे भी ऑर्गेनिज्म को निगल जाएगा स्यूडोपोडिया के थ्रू, स्यूडोपोडिया के थ्रू। ओके, फैगोसाइटोसिस, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, याद रखना। फिर ये जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करेगा, निगलेगा, वो ये क्या है, स्यूडोपोडिया है। ये क्या है, स्यूडोपोडिया है, याद रहेगा, ये स्यूडोपोडिया है। इसको हम, ये इसका आर्म्स को बोल रहे हैं स्यूडोपोडिया। ऐसे करके कैप्चर करने वाला है, ओके, ऐसे करके कैप्चर करने वाला है क्या चीज को, अपने फूड को, है ना, अपने फूड को ऐसे करके कैप्चर करने वाला है। उस आर्म्स को कह रहे हैं हम स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करने वाला है, वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कर रहा है, इंजेक्शन कर रहा है, निगलने का। यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है। एसिमिलेशन मीन्स सेल ग्रो हो गया, सेल ग्रो, ठीक है, इंजेक्शन रिमूवल हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, रिलीज हुआ, क्या चीज़ का, एनर्जी का रिलीज हुआ, डाइजेशन ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत है, इतना तुम लिख लो, इतना लिख लो। अब तुमको बता दे, पैरामेशियम में भी ऐसा ही होता है। पैरामेशियम में क्या होता है, सीलिया होता है। अब तुम यहाँ पे लिखना है कि स्टार करके पैरामेशियम, क्या लिखेगा भाई, पैरामेशियम, पैरामेशियम लिखो, पैरामेशियम, पैरामेशियम लिखो। पैरामेशियम में क्या होता है, सीलिया होता है। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाए सीलिया का, मतलब पैरामेशियम का, तो पता है ऐसा होगा कुछ, ऐसा कैसा, ऐसे करके होगा सीलिया। ये सीलिया के थ्रू फूड को कैप्चर करता है, क्या करता है, ये सीलिया के थ्रू फूड को कैप्चर करता है। सेम इसी तरह का प्रोसेस होगा पैरामेशियम में, ठीक है, याद रहेगा। तो पैरामेशियम एंड अमीबा, यहाँ पे ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया के थ्रू, ये क्या करेगा, सीलिया के थ्रू, ओके ओके। हम जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हम देख लेंगे कि कैसे क्या, किसके पास क्या होता है, कौन सेक्सुअल करता है, कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अभी समझ लो कि न्यूट्रिशन कैसे होता है अमीबा में, पैरामेशियम में, ओके ओके। अब हम आते हैं अपने आप पे ह्यूमन बींग्स पे आते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं न्यूट्रिशन कैसे होता है, हर एक पार्ट को देखेंगे, ठीक है। आइए पहले तुम इस फिगर को समझो। ह्यूमन बींग्स में हम ह्यूमन बींग्स का हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए हमको इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि जब हम एक फूड को, जब हम इंजेक्शन होता है, हमारे फूड को इंटेक्ट करते हैं किसी भी फूड को, जैसे ये मेरा फूड मॉलिक्यूल्स है, इस फूड मॉलिक्यूल्स को हम इंटेक करते हैं, लेते हैं, टेक करते हैं, तो क्या होता है कि ये इस पैसेज के थ्रू कुछ जाने वाला है। यहाँ पे ये क्या है, वो स्टोमक है। यहाँ पे 4 से 5 घंटा आवर जो है सो फूड रुकने वाला है। कितना घंटा, 4 से 5 घंटा फूड यहाँ पे रुकने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होने वाला है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का। फूड यहाँ तुम समझ सकते हो कि यहाँ फूड कार्बन डाइऑक्साइड, फूड यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है। हम लिए मेनली 3 तरह का फूड हम लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन तीनों कुछ भी हो सकता है। अगर हम लिए
तो हम माउथ में भी कुछ इंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज हम आपको बता रहे हैं, सलाइवरी एमाइलेज है। ओके, फिर यहाँ पे ईसोफेगस में किसी तरह का डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ईसोफेगस एक पाइप है, ईसोफेगस या ओइसोफेगस एक पाइप है, यहाँ पे किसी तरह का एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन कहाँ होगा? माउथ में। माउथ में डाइजेशन होगा ओनली कार्बोहाइड्रेट, नॉट फैट, नॉट प्रोटीन। ओके, क्यों? क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज जो है ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसोफेगस में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होने वाला है। फिर हमारा फूड जो है ना स्टमक में आएगा, स्टमक में 4 to 5 आवर्स यहाँ पर रुकने वाला है फूड। यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि पेप्सिन है यहाँ पर, और पेप्सिन जो है सो कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजेन में। पेप्सिन जो है सो कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजेन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है HCl के प्रेजेंस में। ओके, तो ये पेप्सिनोजेन क्या करता है? हमारे प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। आपको पता होगा कि प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है, एमिनो एसिड एक छोटा छोटा पार्ट इसका यूनिट है। तो प्रोटीन को क्या करता है? छोटा छोटा यूनिट में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। दैट इज डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ब्रेकिंग ऑफ फूड लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट, इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बहुत सारे स्मॉल एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये कहाँ होने वाला है? प्रोटीन का काम स्टमक में होने वाला है। ओनली प्रोटीन, नॉट कार्बोहाइड्रेट, नॉट फैट, बिकॉज देयर इज ओनली प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, सॉरी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके ओके, फिर आगे आएगा हमारा फूड। 4-5 घंटा रुकने के बाद यहाँ से आगे आएगा। फिर आगे आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन को आप पढ़े होगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑल एंजाइम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का, कुछ कार्बोहाइड्रेट का तो फैट में हो गया, कुछ प्रोटीन का तो स्टमक में हो गया, और जो रेस्ट बच गए, फैट को तो मेरा हो ही नहीं पाया अभी तक, तो फैट में हम हाथ भी नहीं लगाए हैं उसको तो ब्रेक करने के लिए। तो ये कहाँ होने वाला है? ये जितना भी बच गया, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी बच गए, या फिर प्रोटीन बच गए, या फिर फैट तो बचा ही है, तो सारा का कहाँ होने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है। भैया अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पैनक्रियास एंड लिवर ये कुछ जूस सिक्रेट करने वाले हैं। आपको पता होगा कि लिवर जो है, लिवर में गॉल ब्लैडर होते हैं ना, तो जो कि बाइल जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, फिर पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने वाला है। तो फिर सब हम बता रहे हैं। अब इसमें मजा आएगा, है ना? ये स्ट्रक्चर को समझ लो आप, कैसे फूड जाने वाला है। माउथ में आएगा फूड, फिर ओसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अभी 3 पार्ट है। क्या क्या? ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ड्यूडेनम हम किसको बोल रहे हैं? सी शेप को बोल रहे हैं। सी शेप कहाँ बन रहा है देख रहे हो तुम? ये लार्ज इंटेस्टाइन से निकला, देखो सी शेप बना, सी शेप। ये देखो ये सी शेप बना। तो ये सी शेप जो देख रहे हो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो सी शेप है, दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ओके, ये क्या है? ड्यूडेनम है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जेजेनम है। ओके, फिर क्या है? इलियम है लास्ट पार्ट। ये इलियम पार्ट जो है ना यहाँ पे होता है, ज्वाइंट होता है। ठीक है, क्या चीज में? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है। फिर ये फूड को लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन, ये सीकम, कोलन और रेक्टम होता है। तो कोलन में ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग। ये असेंडिंग मतलब फूड को ऊपर ले गया, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। ओके, फिर क्या हुआ? फूड ये एनस से निकल गया। इसको क्या कहते हैं हम? एनस। ठीक है, याद रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि माउथ में कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक है, ओसोफेगस में तो किसी तरह का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है। फिर आपका स्टमक में कितने तरह के एंजाइम होते हैं, क्या चीज़ होते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइड ऑफ डाइजेशन क्यों बोला जाता है, आपको हम हर कुछ बता रहे हैं, आप बने रहो। ठीक है, देखो हम जो अभी बताए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से न्यूट्रिएंट लिया जाता है। जैसे इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम था ना भाई,
इस तरह का था। तो यहाँ क्या था, ये मौथ था, तो मौथ में कुछ मौथ में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम थे और स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो हम ये दो चीज़ का हम जिक्र यहाँ हम किए, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर पेनक्रियाज आपको बताएंगे। तो देखो स्टमक एंड मतलब माउथ एंड स्टमक, देखो माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, जो क्या रिलीज़ कर रहा है, सलाइवरी एमालेज रिलीज़ कर रहा है, जो कि क्या है, एक एंजाइम है, जो क्या है, एक एंजाइम है, जो एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है। ये सलाइवरी एमालेज रिलीज़ कर रहा है। क्या रिलीज़ कर रहा है भाई, सलाइवरी एमालेज रिलीज़ कर रहा है, जो क्या के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर स्टमक क्या होता है, स्टमक क्या करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसके पास क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट, जो जूस में HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। HCl क्या करता है, इट किल्स द बैक्टीरिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आप जानते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते तो हैं। तो भाई ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही डेंजरस होता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, फिर एक्टिव करता है पेप्सिन को। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आना चाहिए कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही डेंजरस है, ये आपके स्किन को जला सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे स्टमक में कैसे एग्जिस्ट करता है वो, कैसे वो स्टे है ना। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस एक मेम्ब्रेन है जो एक उस मतलब म्यूकस क्या करता है, उस मेम्ब्रेन को सेव करता है फ्रॉम HCl। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम HCl से क्या करता है, म्यूकस बचाता है। पेप्सिनोजेन को तो एक्टिव करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला है ना, ये क्या करने वाला है, प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला है। अब यहाँ हम जो लेके इट एक्टिव द पेप्सिन, तो ये HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिव करता है। मीन्स पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, वो एक्टिव नहीं है। मीन्स अभी ये प्रोटीन को डाइजेशन के लिए हेल्प नहीं करने वाला है। जब ये पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये HCl के प्रेजेंस से ये एक्टिव फॉर्म है, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। फिर ये क्या करने वाला है, प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला है, ठीक है। ये दो आप लिख लो, इससे बेहतर नहीं हो सकता भाई, हम आपको बता रहे हैं, बढ़िया से लिखो। माउथ एंड स्टमक, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी एमालेज रिलीज कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, जो तीन तरह होते हैं, तीन तरह, उस जूस में तीन तरह के चीज़ होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। और ये सब आप फंक्शन है इसका, ठीक है। इससे बेहतर नहीं हो सकता, नोट्स इससे बेहतर आपका नहीं हो सकता। आप लिखो, बेहतरीन ढंग से लिखो, ठीक है। हम आगे चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताते हैं, ठीक है, चलो। अब देखो नेक्स्ट 3 और 4 मतलब पेनक्रियाज एंड लीवर। पेनक्रियाज करने वाला है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करने वाला है, ठीक है। इट इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों को बोल रहे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी है, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम भी है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम भी है और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम भी है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को हम ट्रिप्सिन कह रहे हैं, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टार्च कहे तो कार्बोहाइड्रेट। पेनक्रियाटिक एमालेज कह रहे हैं, एमालेज से आपको पता चल रहा होगा कि सलाइवरी एमालेज भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, और पेनक्रियाटिक एमालेज भी हमारा स्टार्च के डाइजेशन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, लिपेज एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, ओके। और लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, बाइल जूस सिक्रेट करता है जो डाइजेशन करता है फैट का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, ये सब चीज़ हो गया, आप इतना लिख लो, इतना नोट कर लोगे सफिशिएंट है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में इतना लिख लोगे सफिशिएंट है। आपको तो बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है हमारे ह्यूमन बींग्स में वो 6 मीटर के अप्रॉक्स होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है ना वेरिएट भी करता है हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स में। तो हर्बीवोर्स मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स खाते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है। तो ये हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स में कैसा वेरिएशन है स्मॉल एंड लार्ज का, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जैसे हम आपको बताते हैं कि कार्निवोर्स एक्चुअली ये खाते हैं क्या चीज़ है, ये खाते हैं मीट,
मतलब दूसरे एनिमल को खाते हैं। और हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, ये प्लांट खाते हैं, दूसरे प्लांट को खा रहे हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स। तो ये क्या करता है, ये इजीली एनिमल जो दूसरा एनिमल खाता है, मीट खाते हैं, वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। बट ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, ये कुछ टाइम लेता है, कुछ इजीली नॉट डाइजेस्टेबल, नॉट डाइजेस्टेबल। ओके, ये क्या होता है, वो सेल्यूलोज होता है, प्लांट पता है ना आपको, सेल्यूलोज होता है। ये सेल्यूलोज इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, उसको टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ही बड़ा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हर्बीवोर्स में बड़ा होगा, और इसमें क्या होगा, शॉर्ट होगा, इसमें शॉर्ट होगा, और इसमें क्या होगा, लॉन्ग होगा। हर्बीवोर्स में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होगा। रिस्पायरेशन, अब हम ये देखने वाले हैं कि रिस्पायरेशन प्रोसेस देखने वाले हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। फूड को क्या किया हम, ब्रेक किए, क्या चीज़ के लिए, एनर्जी को निकालने के लिए। ये किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो सकता है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है फूड का ब्रेकडाउन, दैट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, एंड एनाएरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, ठीक है। 4 स्टेप प्रोसेस है ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक साइकिल, क्राइब साइकिल, ETS। ये सारे प्रोसेस आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये 11th स्टैंडर्ड में है। ये आपको यहाँ पर 2 स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन। आप क्या इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। मींस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, जो एरोबिक रिस्पायरेशन हो या फिर एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हो, दोनों में होने वाला है। ग्लाइकोलाइसिस बोले तो ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस मीन्स breakdown of glucose molecules, breakdown of glucose molecules means ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमको तोड़ना है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ओके ओके, आइए तो हम आपको अच्छे से बताते हैं कि क्या एक्चुअली होता है, इसमें क्या है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लो बढ़िया से, फिर हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में चेंज हुआ। यहाँ पे कॉमन पॉइंट देख लो, ग्लूकोज जो है सो ये एरोबिक का हम बताए हैं आपको। ग्लूकोज से पायरुवेट दोनों कंडीशन में चेंज हो रहे हैं क्या, हाँ हो रहे हैं। सेम कंडीशन है क्या, हाँ हो है। एरोबिक हो, ये हम एरोबिक का आपको दिए हैं, क्या चीज़ का, एरोबिक का। ये क्या चीज़ का, एनाएरोबिक का, ये एनाएरोबिक का। एरोबिक में ग्लूकोज से पायरुवेट चेंज हो रहा है, एरोबिक में, एनाएरोबिक में भी ग्लूकोज से पायरुवेट चेंज हो रहा है। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। What is glycolysis? Breakdown of glucose molecules is called glycolysis. Glycolysis से क्या बनने वाला है, पायरुवेट बनने वाला है। ग्लूकोज हमारा जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट क्या होगा, फिर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भैया आप O2 के प्रेजेंस में करो और O2 के O2 के अब्सेंस में करो और O2 के प्रेजेंस में करो, ठीक है, ठीक है। मतलब O2 प्रेजेंस है और O2 अब्सेंस है। तो O2 प्रेजेंट है तो क्राइब साइकिल, O2 अब्सेंस है तो फर्मेंटेशन। ओके, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएगा क्या, यहाँ पे कर पाएगा क्या डिफ्रेंशिएट। ये अगर फर्मेंटेशन, ये क्राइब साइकिल, ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, स्टार्ट करो। एरोबिक एंड एनाएरोबिक, ये तो ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा, दोनों ग्लाइकोलाइसिस और साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ O2 साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्राइब साइकिल 6 CO2 6 वाटर एंड 38 ATP। यहाँ पर अब्सेंस ऑफ O2, फर्मेंटेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP बन रहा है, यहाँ पर 38 ATP बन रहा है।
समझ रहा है बात। हमारे मसल सेल में भी एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। कब हो जाता है एनारोबिक रिस्पिरेशन? जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, और ऑक्सीजन की कमी से हम लोग को पेन होता है। तो पेन होता है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक देख लिए। अच्छा, अब एक चीज़ और ऐड कर लो कि भाई एरोबिक रिस्पिरेशन कौन करेगा? हम लोग करें। ह्यूमन्स, मोस्ट प्लांट, फिर क्या होगा? ये जो होगा एनारोबिक रिस्पिरेशन वो ईस्ट करेगा। कौन करेगा भाई? ईस्ट करेगा। याद होगा क्या तुमको? याद होगा ईस्ट। चलो अब हम देखते हैं रिस्पिरेशन इन एनिमल। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करने वाला है? लंग्स, हमारा प्यारा सा लंग्स। ठीक है, वो पार्टिसिपेट करने वाला। क्या आपको भी रिस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में दिक्कत है? रिस्पिरेशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, नॉट ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना। रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो आपको बता रहे थे कि लंग्स, ये लंग्स क्या करने वाला है? हमारा रिस्पिरेशन करने वाला है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड को एक्सचेंज करने वाला एनवायरनमेंट से। ठीक है, और ये हार्ट को देने वाला है ऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ले करके फिर एक्सचेंज करने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है? लंग्स क्या है? लंग्स ये सबसे पहले एपिग्लॉटिस, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया का देखो ब्रोंकस, यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं? ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकस। इसका फिर फर्दर डिवीजन होगा ब्रोंकाई, फिर ये लास्ट में जो था थी एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई ये पार्ट है। ये क्या होता है? ये डेफ्रेजम है, डेफ्रेजम है। इस डेफ्रेजम पे इस साइड वाला जो है ना थोड़ा सा लार्ज होता है, राइट साइड वाला लार्ज होता है। लंग्स जो है राइट साइड का लार्ज होता है। जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, इंस्पायर करेंगे तो क्या होगा? ये मेरा डेफ्रेजम जो है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? डेफ्रेजम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये डेफ्रेजम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंस्पिरेशन, और एक्सक्रिएशन में डेफ्रेजम रिलैक्स करेगा। ठीक है, ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो जब हम रेस्पिरेशन मतलब अभी तो आपका कौन कौन सा टॉपिक हो गया? नाइट्रोजन एंड रेस्पिरेशन हो गया। अब आपका एक्सक्रिएशन और एक्सक्रिएशन सब आएगा, तो एक्सक्रिएशन में ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे।